बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तजम्मुल बेग साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सिटी राइटर एसोसिएशन लाहौर से, और इसके साथ साथ हैं CEO मैट्स सर्विसेज फाल्कन कॉम्प्लेक्स लाहौर से। जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तजम्मुल बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, ये बताइएगा कि आपका एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद रियल एस्टेट के सेक्टर्स तक कैसे आप पहुंचे? सबसे पहले तो नुमान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आपने अपने पास बुलाया मुझे। जहां तक तल्लक है मेरा एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद रियल एस्टेट के फील्ड में आने का, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे जो है वो 2-3 जगहों पे जो है वो जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली। उसमें सबसे पहले जो है वो सिटी स्कूल था, जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी जो है वो था। 3 महीने सिर्फ काम किया, मैं वहाँ पे एडजस्ट ना हो पाया, क्योंकि हमारा फोर्सेस का डिसिप्लिन जो है वो और है और बाकी इदारों से जो है वो उस तरह से मैच नहीं करता। 3 महीने के बाद जो है वो मैं वहाँ से रिज़ाइन दे के, उसके बाद फ़ौरन ही मुझे ऑफ़र आ गई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, एडवाइज़र टू वाइस चांसलर ऑन प्रोक्योरमेंट। वहाँ पे जाने से पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ जो है वो FWO जो है आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड्स और कंस्ट्रक्शन में जो है वो डील करती है, उनके साथ जो है वो मुझे दोस्त के थ्रू जो है वो मौका मिला काम करने का। वहाँ से कुछ थोड़ा सा शौक़ डेवलप हुआ, तो मैं GC यूनिवर्सिटी में कोई 10 एक महीने काम किया। वहाँ पे भी जो है वो सियासत थी, उस पे जो है वो मैं एडजस्ट ना हो पाया, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं इवन, उनमें भी जो है वो पॉलिटिक्स होती है कि वो मेरा पसंद का बंदा है, वो मेरी पसंद का नहीं है। तो मैंने उसके बाद फिर वहाँ से मायूस होकर मैंने छोड़ के, उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर मुझे किसी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप जो है वो ये रियल एस्टेट के काम में क्यों नहीं आते। मैंने सोचा और उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी ये नज़र आई कि उस वक्त मेरे साथ के जितने लोग रिटायर हुए थे उनके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, फ़ज़ाइया 1 में, फ़ज़ाइया 2 में, फिर DHA में जो है वो आर्मी से कुछ अफसर्स दोस्त थे उनकी, इसी तरह PF फाल्कन कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आजकल मेरा ऑफिस है, वहाँ पे जो है लोगों के घरों की सेल परचेज़ और रेंट का काम जो है वो मैंने शुरू किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे जो है वो इस फील्ड में 11वां साल है और अल्लाह का करम है कि मैं इसमें जिसको कहते हैं कि एक अपने तय नया ट्रेंड जो है वो सेट करता हूँ कि उसमें कोई जो भी चीज़ किसी से लेना या देना है, वो जो है वो मैं उसको उसकी हकीकत बता के तो फिर जो है वो मैं सेल परचेज करता हूँ। तो ग्रुप कैप्टन, ये बताइए कि जैसे एक आर्मी का डिसिप्लिन इदारा है, क्या रियल एस्टेट सेक्टर भी इसमें भी डिसिप्लिन है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी इदारा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, खा वो प्राइवेट हो, खा एक आपका अपना ऑफिस है, उसका कोई ना कोई डिसिप्लिन ज़रूर होता है। ठीक है। आर्मी का डिसिप्लिन जो है उसके साथ तो कोई डिसिप्लिन मैच कर ही नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप बता रहे हैं ना, बाकी आपने जो 2-3 जगह जहाँ पे आपने जॉब की वहाँ पे आप मैच नहीं कर सके डिसिप्लिन, तो इसमें आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, वो जो मैच ना करने की वजह है, वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग जो है वो उसकी वजह से था ना। अच्छा, ठीक है। जी, तो डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है पाबंदी वक्त करो। डिसिप्लिन हमें ये सिखाता है आपने झूठ नहीं बोलना। डिसिप्लिन आपको ये सिखाता है कि अगर आपने कहीं पे कोई गलत फैसला कर लिया है तो आप उस फैसले पे नज़रसानी कर सकते हो, ना कि आप उस पर शर्मिंदा हो। इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। आप गलत कुछ हो गया उसको आप सीधा कर लें, सीधा करके अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनके साथ मशवरा करके तो आप उसको एक सही समत में लेके चलें। इसी तरह जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में हमारे होता क्या है, हमने जो है वो सेल परचेज रेंट इस किस्म की चीज़ें करनी होती हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे किस तरह से आता है? डिसिप्लिन यहाँ पे इस तरह से आता है कि आपकी एक तो बड़ी फेयर डील होनी चाहिए। क्लाइंट्स हमारे जो है वो बात हमें ये कहते हैं कि जी आपने रेट तो ये लिखा हुआ है, तस्वीर आपने जो फ़लाँ घर की लगाई हुई है, जो दिखा रहे हैं आप वो फ़लाँ है,
तो ये एक डिसिप्लिन है कि अगर मैंने किसी का ऐड लगाया हुआ है तो वो ऐड वही होना चाहिए जो एक्चुअल चीज़ है। ठीक है। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो उस चीज़ को देख के आते हैं। इसी वजह से अभी ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स जो आते हैं वो कहते हैं यार आप रियल एस्टेट एजेंट्स जो है ना, आप दिखाते कुछ हो करते कुछ हो। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि आप रेट लिखते हैं हम अट्रैक्ट करने के लिए, हमने कहा जी ये चीज़ जो है वो आपकी 7 करोड़ की है, वेयरएज प्रैक्टिकली फिजिकली जो है वो 7 करोड़ की वहाँ पे नहीं है। तो उस ऐड को देख के बहुत से लोग आपके उस ऐड को देख के बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा, जब वो आते हैं कहते हैं यार आपने तो जो है वो 7 करोड़ लगाया हुआ है, फिर वो और अभी आप जो है वो मुझे कह रहे हो कि 8 करोड़ की है ये प्रॉपर्टी। तो फिर जो है वो हम कहते हैं वो जी वो सेल आउट हो गई वो सेल हो गया, ये और चीज़ है। सर कस्टमर को कैच करने के लिए सारा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है। लेकिन मेरा जो अभी तक ज़ाती एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, जो फैक्ट है मैं वो बयान करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बिज़नेस जो है वो इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे आज अपने आप पे फ़ख्र है कि मैं एक फ़ौजी होके उसके बाद एक प्राइवेट फील्ड में आके तो मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। अच्छा, रियल एस्टेट में अब एक और आपको बताऊं कि जब हम फौज में होते हैं तो यूनिफॉर्म का डेकोरम होता है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जब अपने बिजनेस करना है, तो आपके सामने जो भी बंदा आ रहा होता है वो आपका क्लाइंट है। अगर मेरे पास एक टूटे स्लीपर के साथ भी बंदा आ रहा है, फटे कपड़ों के साथ भी मेरे दफ्तर में घुस आया है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको मैंने सर कहना है कि सर तशरीफ रखें। तो सर आपके लिए मुश्किल नहीं होता सर कहना? यस, मुश्किल बड़ी मज़े की बात है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे सीनियर मेरे उस्ताद थे, वो एयर कमोडोर रिटायर हुए, एयर कमोडोर सईद शाह साहब, उनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। अल्लाह पाक उनको कर जन्नत अता फरमाए आमीन। और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो उन्होंने कहा कि सर कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? कहते हैं सर का मतलब क्या है? मैंने कहा सर का मतलब जो है वो तो उर्दू में जनाब है। आप जब किसी को इज्जत देते हैं, आप वैसे आप कहते हैं जनाब कैसे हैं आप, हजूर अलीजा आप कैसे हैं। तो सर जो है वो एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है जो गोरे ने इस्तेमाल किया। बुरा नहीं है बुरा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि मैं सामने वाले बंदे को इज्जत दे रहा हूँ। ऐसा ही। तो हम इज्जत के तौर पे, हमारे फौजियों के ज़ुबान पे जो है वो सर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इज्जत देने से इंसान बड़ा होता है? इज्जत देने से, जी बिल्कुल, इज्जत देने से इंसान बड़ा होता है, उसका कद छोटा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि इसका भी मुझे रिवार्ड मिला है कि मुझे जो बंदा मिलता है मैं उसको सर कहता हूँ। जो बंदा मिलता है मैं उसको सर कैसे हैं आप, सर ठीक है आप खैरियत से, सर तशरीफ़ रखें। तो मेरी इज्जत में कमी नहीं होती बल्कि मेरा कद बड़ा होता है उस चीज़ से। अच्छा, ये बताइए ग्रुप कैप्टन का डेजिग्नेशन किस लेवल पे होता है? आपकी क्या जिम्मेदारियां थी उस पाक फ़ज़ाइया में? अच्छा, ग्रुप कैप्टन बेसिकली जैसे आर्मी में जो है वो फुल कर्नल का रैंक है, इसी तरह एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का है। ठीक है। नेवी में जो है इसके बराबर जो है वो कैप्टन का रैंक है। ठीक है। तो जिम्मेदारियां जो हैं वो दिस इज़ बेसिकली रैंक। ठीक है। जिम्मेदारियां आपकी शुरू हो जाती हैं एक सिपाही से लेके तो ऊपर जनरल तक जो है वो सबकी जिम्मेदारियां अपनी अपनी होती हैं। जो आप जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जो है वो तरक्की करते जाते हैं, असिस्टेंट है, उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर है ये, तो इसी तरह जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ये ठीक हमारा। है। तो जो आप ऊपर जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, आपके नीचे लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपने काम लेना होता है। तो ये इस तरह से एक रैंक है। अब फोर्सेस में डॉक्टर है, एयरफोर्स में है वो ग्रुप कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन भी है, स्क्वाड्रन लीडर भी है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी है। आर्मी में जो है वो कैप्टन भी डॉक्टर है, मेजर भी डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, उसका भी यही रैंक होगा। जितने वहाँ पे जो है वो ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस में ये एक रैंक है, स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि बहुत से आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर प्रॉपर्टी की फील्ड में ही क्यों आते हैं? जैसे डीएचए में देखें, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं सब ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं और इन्वेस्टर भी हैं और खुद काम भी कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें पैसा ज़्यादा है? अच्छा, इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पैसा, अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप जो है वो जब काम शुरू करते हैं ना रियल एस्टेट का, तो पैसा आपको उस तरीके से जो है वो नहीं आता। आप क्योंकि जब आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या है?
दो पार्टियों को एक जगह पर सर्विस मुत्तफिक करना, सर्विस प्रोवाइड करना, जी जी, कि दोनों की, एक की जो है वो डिमांड आती है, एक की जो है ऑफर आती है, हमने दोनों को मार्केट के हिसाब से रजामंद करना है उस चीज़ को लेने के लिए। ठीक है, अब जब हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपने पैसे की बात की, हाँ पैसा उस सूरत में आता है कि लट से कि अगर मुझे कोई एक चीज़ मिल रही है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो जल्दी में होते हैं बेचने में, वो मार्केट से नीचे भी आपको चीज़ें दे देते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको उठा लेते हैं, बाय कर लेते हैं, बाय करके आप उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं मार्केट में अपने टाइम के हिसाब से। उसमें यह है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो जब आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आते हैं तो आपको एक अवेयरनेस आती है, मार्केट ट्रेंड्स पता चलते हैं, तो फिर उसमें आके तो आपको जब वो ट्रेंड्स पता चल जाते हैं तो फिर उस ट्रेंड्स के मुताबिक आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, फिर आपको जब एक दो जगह पे जो है वो अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो उस पे फिर आप और जो है वो आपका दिल करता है कि काम तो रिटायरमेंट जब रिवॉर्ड आपको मिलता है तो आपका दिल करता है कि यार मैं जी और मेहनत करूं जी इसमें। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा जैसे अब आर्मी का एक डीएचए की इदारा है, डीएचए बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज है, इसी तरीके से जैसे आप बता रहे हैं पाक फजाइया का फजाइया सोसाइटी है, ये उस लेवल पे डीएचए लेवल पे क्यों नहीं आ सका, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये एक ज़ैली इदारा है, प्राइवेट इदारा है जो कि प्राइवेटली काम कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था तो इसको जो है वो लाहौर कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम दिया गया था। ठीक है। ये जो आपका डीएचए फेज सबसे पहले लाहौर में स्टार्ट हुआ था, ये लाहौर में, मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले लाहौर में ही शुरू हुआ था, और उसके बाद ये जो जो तरक्की करता गया तो उसको डिफेंस अथॉरिटी का नाम एक दे दिया गया। अब देखें फौज में जो है वो आप देखें कि एक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वो फौज के बजट से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का फौज के बजट से कोई लेना देना ही नहीं है, प्राइवेट अपने तौर पे, ये प्राइवेट अपने तौर पे है। यस, सुपरविजन जो है वो यूनिफॉर्म वाला जो वो कर रहा है, सुपरविजन, दैट इज ऑनरेरी सॉर्ट ऑफ थिंग जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। लेकिन इसके जो ऑन ड्यूटी होते हैं कोर कमांडर वगैरह वो विजिट कर रहे होते हैं, जैसे डीएचए मुल्तान में विजिट कर रहे होते हैं, लाहौर में, बहावलपुर में, वो ऑन ड्यूटी विजिट कर रहे होते हैं। उसकी वजह, उसी की वजह है कि आज आपका डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसका एक नाम है। उसका नाम क्यों है कि वहाँ पे आज तक जिस बंदे ने कोई प्लॉट जब कभी लिया है उस बंदे का प्लॉट वहीं पे मौजूद है, उसके साथ धोखा नहीं हुआ, उसके प्लॉट पे नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हुआ, अगर खुदा न खास्ता कब्ज़ा हुआ है उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसे और बहुत सारी जगहों पे आप एक प्लॉट है वो 4-4 बंदों के नाम पे है। अब मैं ऐसी सोसाइटी से नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि एक प्लॉट है 4-4 बंदों के नाम पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस में ये लोगों को गारंटी मिलती है कि ये एक वो अदारा है जो कि एक डिसिप्लिन्ड लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं वो चला रहे हैं इसको। तो रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट के बाद जी, अब देखें एक फौजी है वो 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, 40 साल की उम्र में रिटायर होता है, मैक्सिमम 50 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में जो है वो 60 साल लगाते हैं। अब वो 15 साल या 10 साल वो क्या करेगा, फिजिकल वो फिट है, वो क्या करेगा। फिर ये जो ज़ैली इदारे होते हैं, ये वेलफेयर इदारे होते हैं जिनमें कि उनको जो है वो एडजस्ट किया जाता है और ये वो रन करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी इदारा आप उठा के देख लें, अस्करी बैंक को आप ले लें, पहले फ़ौजी थे ऊपर, अब जो है उन्होंने प्रोफेशनल्स जो है वो हायर करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अस्करी बैंक जो है सबसे अच्छा जा रहा है। इसी तरह डिफेंस में जो है वो डीएचए में है। वो आप देख लें कि जो बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन की तरक्की का राज क्या है, उसने भी बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसरान को नेवी के, एयरफोर्स के वहाँ पे इंडक्ट किए हैं, जिन्होंने उनके साथ बैठ के पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिन्होंने उनको जो है वो रास्ता दिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बहरिया वाला वो भी अब तरक्की कर रहा है, तो रिटायर्ड फौजियों की वजह से तरक्की कर रहा है। मेरे हिसाब से वो ये है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, सच बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी फौजी ये फौजी वो, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। वो एक इंडिविजुअल का है ना जी जी, कि अगर मैं जो है वो ख़राब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रुप कैप्टन तजम्मुल ख़राब हूँ, मैं तजम्मुल बेग ख़राब हूँ। इदारा ठीक है, इदारा मेरा ठीक है,
ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मैं अपने इदारे के लिए बदनामी का बायस बनता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे इदारे का नाम लगा हुआ है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा इदारा है उसमें एहतसाब का जो अमल है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कोई बंदा छोटी सी छोटी गलती पे पकड़ा जाता है और उसको सज़ा मिलती है, ये नहीं कि उसको सज़ा नहीं मिलती। इसी वजह से डिसिप्लिन कायम है। कैप्टन साहब ये बताइएगा, जो आर्मी की तरफ से शुहदा को प्लॉट्स मिलते हैं वो भी DHA में मिलते हैं, तो वो किस कैटेगरी के हिसाब से मिलते हैं, जबकि आप कह रहे हैं एक प्राइवेट इदारा है टोटली? अच्छा, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एज ए प्राइवेट इदारा इस तरह से है कि इसके अपने फंड्स हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि फौजी बजट से इनका कोई तल्लुक नहीं है, इनके अपने फंड्स हैं, उनसे ये परचेज़ करते हैं। फिर जो अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनका एक कोटा मखसूस होता है। फिर उसके बाद और भी कैटेगरीज हैं जिसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सर्वेंट्स का भी जो है वो कोटा है, डिसेबल्स का भी कोई कोटा है, इस तरह से करके कोटे सबके लिए दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो कोटा है फिर शोहदा का भी कोटा है, बिकॉज शोहदा को पहले शायद इतना जो है वो लुक आफ्टर नहीं किया जाता था उनकी फैमिलीज़ को, तो अभी जो है वो उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। ये अगर आप कहें कि जी किसी पे बोझ डाल के तो ये कर रहे हैं, नो, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है ये वो जो है वो कर रहे हैं और वो अपने बजट से कर रहे हैं। उसका कोटा फिक्स कर दिया कि जी ओके शोहदा को फ्री देना है। जैसे आपके बहुत सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपने देखा होगा पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वापडा हाउसिंग सोसाइटी है, मुहाफिज टाउन है, इसी तरह इस्लामाबाद में बहुत सारी जो है वो सोसाइटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की जो है वो सोसाइटीज़ हैं। वो क्या है सोसाइटीज़, वो इसी तरह सोसाइटीज़ हैं, उनके रिटायर्ड अफसर्स हैं, उन्होंने चलाई हैं, लेकिन सुपरविजन जो है उसकी इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे कोई करप्शन ना हो, सुपरविजन के लिए जो है किसी को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये वो नहीं है कि जी वो उसको जो है वो उस तरह से कर दिया गया है। आपने कहा कि जी फ़ज़ाइया जो है वो उस तरह से क्यों नहीं जो है वो है, जैसे DHA इस तरीके से फ़ज़ाइया बैक पीछे क्यों रह गई है? फ़ज़ाइया जो है वो एक छोटा बच्चा है ना। ठीक है। ठीक है, DHA जो है वो मैच्योर हो चुका है, फ़ज़ाइया एक छोटा बच्चा है। लेकिन फ़ज़ाइया बहुत पुरानी सोसाइटी है। फ़ज़ाइया यस बहुत पुरानी सोसाइटी है, लेकिन DHA से पुरानी नहीं है। ठीक है, बहुत पुरानी सोसाइटी है। DHA के बाद फ़ज़ाइया स्टार्ट हुई है। बंदा एक्सपीरियंस गेन करता है ना, हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस गेन होता है, किस तरह से करना है, क्या करना है, लोगों को देख के जो है वो करते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से जो है वो इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया है तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी आपकी जो फ़ज़ाइया 1 जो है वो भी बहुत ऊपर चली गई है, आपकी फ़ज़ाइया 2 जो है वो भी बहुत ऊपर चली गई है। फ़ज़ाइया 1 की डेवलपमेंट जो है, लेकिन कैप्टन साहब फ़ज़ाइया फेज़ 1 जो है वो ऊपर नहीं गई और रिंग रोड की वजह से ऊपर गई है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से वो ऊपर नहीं गई। नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ उसकी मैनेजमेंट के हवाले से गई है। अभी आप उसकी जाके देखें कि उसकी डेवलपमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी सोसाइटी से कम नहीं है। अप्रोच होने के बाद, अच्छी होने के बाद, अप्रोच से पहले ये काम शुरू हो गया था, अप्रोच से पहले ये काम शुरू हो गया था। और देखें अब तरीका होता है ना, फंड एयरफोर्स से तो फंड उसमें ला के नहीं ना देना है हमने, वो अपने फंड खुद ही जनरेट, अपने फंड उसको खुद जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज इसका फौज के साथ तल्लक उस हिसाब से नहीं है, सिर्फ सुपरविजन तक, सुपरविजन की तल्लक हद तक है कि काम वहाँ पे ठीक हो रहा है, कोई वहाँ पे गलत तो नहीं काम हो रहा, उस हद तक जो होता है, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है। देखें अभी आप जो है वो फ़ज़ाइया 2 में जाएँ, फ़ज़ाइया 1 में जाएँ, फ़ज़ाइया 1 की डेवलपमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो DHA की डेवलपमेंट उसके लेवल के अंडरग्राउंड है सारी चीज़ें, सीवरेज उसके अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंडरग्राउंड है, सारी चीज़ें। और इस वक्त वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और अभी भी जो वहाँ पे लोगों को प्लाट मिलना मुश्किल हुआ है और रेट जो है उसका काफ़ी ऊपर तक जा चुका है, जो कि कनाल का रेट है मेरे ख्याल से 250 से ऊपर जा चुका है। ठीक है। तो कैप्टन साहब जैसे आप DHA को सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ऐसे ही फ़ज़ाइया को भी आप रिकमेंड करते हैं कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट है फ़ज़ाइया में भी? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइया में किसी किस्म, फ़ज़ाइया में भी किसी किस्म का, देखें होता क्या है जब एक प्लॉट 2 बंदों को अलॉट 3 बंदों को अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आके लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो फंस जाती है, लिटिगेशंस आ जाती हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि दोनों जब तक मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है। तो जब ये सूरत हाल होगी, दोनों इंडिविजुअल्स आएंगे तो ट्रांसफ़र होगा।
तो फिर कोई डॉक्यूमेंट फेक अगर बना के ले भी आता है तो वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा कैप्टन साहब, ये भी सुनने में आता है जैसे बाकी इदारों में एलडीए हो गया, बाकी जो सरकारी इदारे हैं उसमें 2 नंबरी भी चल जाती है वेरिफिकेशन के हवाले से या कुछ छोटी मोटी को हो, तो क्या डीएचए में भी ऐसा सीन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है। और इवन कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि मैं, बल्कि जब मैंने अपनी बेटी को एक प्लॉट जो है वो मेरे नाम पे मेरे भाई ने लिया हुआ था, तो वो बेटी को जब मैंने गिफ्ट किया तो मुझे ये कहा गया कि 24 घंटे आपके पास अभी हैं, 24 घंटे में आप सोच सकते हैं कि आपने क्या करना है। इसी तरह जब एक सेलर और परचेज़र होता है, जो सेलर है लेट्स से कि उसकी कोई पेमेंट रह गई है, आपस में म्यूचुअली उन्होंने बात कर ली है कि जी मैं आप ट्रांसफ़र करा दें, मैं आपको जो है वो जाकर पेमेंट ये कर देता हूँ। अगर वो आपको पेमेंट 24 आवर्स के अंदर नहीं वो कंफर्म हुई, यू कैन गेट बैक टू द DHA और आप उनको कहेंगे जी ये मेरी जो है वो नहीं हुई, दे विल नॉट इशू द अलॉटमेंट लेटर टिल द टाइम कि उस बंदे को कंफर्म हो जाए कि जी हाँ ये जो है वो मेरी पेमेंट आ गई है और ये प्लॉट मैंने बेच दिया है। मतलब डीएचए अपने मेंबर्स का और अपने आर्मी ऑफिसर्स का मतलब मुकम्मल सपोर्ट करता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट का, उनके प्लॉट्स का। नहीं सर, ये उनकी इन्वेस्टमेंट तो एक अलग है। अब जो जितने हमारे सिविलियंस फ्रेंड्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि उसके घर पे कब्जा हो गया है और किसी ने वो लिया है ना, उसका भी रिकॉर्ड उसी तरह मौजूद है। इसीलिए आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ज़्यादा लोग आपके जो हमारे हम पाकिस्तानी जितने हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार DHA में जो है प्लॉट ले लो, DHA में प्लॉट ले लो। आप वो देखें कि जी जब कोई भी लॉन्च होता है DHA का इनिशियल, आप देखें कि प्लॉट कम होते हैं और दुनिया ज़्यादा होती है। और होता फिर क्या है कि उनकी इनिशियल अमाउंट प्रोसेसिंग चार्जेस निकाल के बाकी उनको रिफ़ंड कर दी जाती है उसी वक्त, कोई उनका पैसा जो है वो रखा नहीं जाता। ज़बरदस्त। तो ये है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।